ये सेशन भाई आप लोग के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है और इस सेशन में हम लोग नेटवर्क थ्योरी से रिलेटेड भाई एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। ये है आपका डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स और डिपेंडेंट करंट सोर्स। ये क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। आपके एग्जाम में भाई खासकर एसएससी जेईई का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एसएससी जेईई में अगर आपका सर्किट पूछेगा तो ज़्यादातर जो सर्किट होता है वो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स या फिर कहिए डिपेंडेंट करंट सोर्स का एक तरीके से या फिर कहिए दोनों का एक तरीके से मिक्सिंग करके दिया जाता है। और बहुत सारे स्टूडेंट जो प्रैक्टिस करते हैं भाई उनको सिर्फ और सिर्फ जैसे सिंपल अगर इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स दिया है, करंट सोर्स दिया है तो उस तरीके के नेटवर्क को तो बहुत ईजी वे में सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन भाई जहाँ डिपेंडेंट सोर्स आ जाता है ना वहाँ पे फिर उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है क्योंकि कॉन्सेप्ट भाई सही से वो पढ़ते नहीं है। तो इस सेशन में हम लोग पूरा का पूरा इसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे और भाई इसमें आपको 2 लेक्चर मिलेगा। ये फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम लोग कॉन्सेप्ट को देखेंगे कि भाई इसमें कितने सारे डिपेंडेंट सोर्सेस होते हैं। साथ ही साथ कभी कभी भाई एक बेसिक क्वेश्चन भी पूछ दिया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए ग्रुप में एक तरीके से क्वेश्चन आया, क्वेश्चन पूछा गया है कि ये जो सिंबल दिखाया गया है इसका नाम बताइए, है ना। आइडेंटिफाई द सोर्स दैट हैज द फॉलोइंग सिंबल, है ना। तो भाई आप देख रहे हैं कि सबसे पहले देखना होता है भाई अगर ये डायमंड है तो डायमंड का मतलब क्या है कि एक डिपेंडेंट सोर्स है। अब इसके अंदर एरो से दिखाएगा मतलब क्या, एरो का मतलब होता है करंट सोर्स को रिप्रेजेंट करना। तो भाई ये एक डिपेंडेंट करंट सोर्स है। अब ये डिपेंडेंट है तो भाई इसका वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, तो आप देख रहे हैं भाई कि इसका जो वैल्यू है यहाँ पे ये वोल्टेज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। ओके ना। तो इस तरीके का भी आपका बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अभी हम लोग भाई इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले ओके ना, क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट है आपका भाई लेक्चर का, तो इसमें हम लोग सबसे पहले कॉन्सेप्ट गेन करते हैं। कॉन्सेप्ट गेन करने से पहले एक बैकग्राउंड फ्रेम बना करके दे रहा हूं भाई कि ये चैप्टर हम लोग को पढ़ना कहाँ होता है। कोई भी अगर आप बेसिक इलेक्ट्रिकल का बुक उठाते हैं भाई किसी भी राइटर का, तो उसमें आपको एक चैप्टर मिलेगा नेटवर्क थ्योरी, ठीक है ना। तो नेटवर्क थ्योरी अगर मैं इसको ब्रेक करके समझाऊं तो भाई हम लोग के पास पावर सिस्टम के अंदर 2 तरीके का सप्लाई सिस्टम पढ़ना होता है। एक है आपका डीसी सप्लाई सिस्टम और दूसरा आपका एसी सप्लाई सिस्टम, है ना। तो क्योंकि भाई हम लोग के पास डीसी सप्लाई सिस्टम है तो डीसी सप्लाई सिस्टम के बेसिस पे ही हम लोग के पास जो पहला नेटवर्क पढ़ना होता है ये है आपका डीसी नेटवर्क। ओके, और डीसी नेटवर्क में आपको जो सर्किट देखने को मिलेगा इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलता है। ओके ना। जैसे इस तरीके का कोई अगर मैं सर्किट बना दूं और यहाँ पे भाई अगर मैं एक वोल्टेज लगा दे रहा हूं तो क्या हो गया, एक डीसी नेटवर्क है क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस दिखाया गया है R1, R2, R3। ओके, तो डीसी नेटवर्क में सिर्फ और सिर्फ आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलता है और आपको वोल्टेज सोर्स देखने को मिलेगा, डीसी वोल्टेज सोर्स और डीसी करंट सोर्स देखने को मिलता है भाई। ये सिर्फ और सिर्फ 3 चीज देखने को मिलेगा। ओके, कहीं पे भी तीनों चीज दिख रहा है समझ जाए कि एक डीसी नेटवर्क है। और अगर हम लोग यहाँ पे एसी सप्लाई की बात करें भाई तो एसी सप्लाई के बेसिस पे हम लोग के पास एसी नेटवर्क एक तरीके से बनता है। ओके ना। जैसे आपने इलेक्ट्रिकल मशीन में ट्रांसफार्मर पढ़ा भाई, तो ट्रांसफार्मर को हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम से दिखा रहे हैं ना। ओके, यहाँ पे अगर मैं इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम दिखाऊं ट्रांसफार्मर का तो भाई इस तरीके का बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बोलिए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं भाई कि आपका यहाँ पे रेजिस्टेंस भी आ गया, इंडक्टर के कारण आपका इंडक्टिव रिएक्टेंस भी आ गया, और कोई अगर आप नेटवर्क देखें उसमें आपको एक्सी भी देखने को मिलेगा, एक्सएल आ जाएगा, एक्सी आ जाएगा, आर आ जाएगा। और यहाँ पे वोल्टेज जो आएगा ये आपका कुछ इस तरीके का, क्योंकि ये भाई इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का सिंबल होता है, करंट सोर्स भी आ जाएगा। ओके, तो एसी सप्लाई से हम लोग का बनता है एसी नेटवर्क। और एसी नेटवर्क में जो आपको सर्किट देखने को मिलेगा उसके अंदर आर देखने को मिलेगा, एक्सएल देखने को मिलेगा, एक्सी मिलेगा, वोल्टेज मिलेगा और करंट सोर्स देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया। तो एक हो गया आपका डीसी नेटवर्क और दूसरा हो गया भाई एसी नेटवर्क। जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे केवीएल, केसीएल, नॉर्टन्स, थेवेनिन सुपरपोजिशन थ्योरम, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, है ना, ये सब हम लोग पढ़ते हैं। तो उसी तरीके से भाई सेम एसी नेटवर्क के अंदर में भी केवीएल, केसीएल, नॉर्टन्स, थेवेनिन सुपरपोजिशन थ्योरम ये सब पढ़ना होता है। क्लियर हो गया। तो अभी ये जो आपने पढ़ा भाई डीसी नेटवर्क और इधर आपने पढ़ा एसी नेटवर्क, तो भाई ये जो मैंने आपको बताया कि इसमें वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स देखने, ये सब इंडिपेंडेंट होते हैं भाई। इंडिपेंडेंट कहना मतलब क्या, जैसे कोई बैटरी है तो बैटरी क्या है भाई,
एक एक्टिव है ना, एक्टिव कंपोनेंट है, फिर एक एक्टिव डिवाइस मतलब क्या है, इसका खुद के पास खुद का एनर्जी है, ठीक है। तो ये सब क्या है भाई, आपका इंडिपेंडेंट सोर्सेस लगे होते हैं। यहाँ पे जो वोल्टेज और करंट देखने को मिलेगा ये इंडिपेंडेंट होता है। और डिपेंडेंट का मतलब क्या है भाई, डिपेंडेंट का मतलब है कि कोई भी अगर आपके पास, और डिपेंडेंट का भाई हम लोग हमेशा इस तरह डायमंड शेप में दिखाते हैं, ओके ना। तो कोई भी अगर डिपेंडेंट सोर्स है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इसका जो वैल्यू है किसी अदर पैरामीटर के ऊपर डिपेंड करेगा, ओके ना। तो अभी हम लोग कॉन्सेप्ट को स्टार्ट कर रहे हैं भाई। इतना मैंने आपको एक बैकग्राउंड फ्रेम बना के दिया है ताकि आपके दिमाग में रह सके, ऐसा ना लगे कि सर ये टॉपिक कहाँ से उठा के आपने डाल दिया, है ना। तो सबसे पहले समझिए, यहाँ पे थ्योरी लिखा हो भाई, थ्योरी आप पढ़ लीजिएगा। क्या लिखा हो यहाँ पे, अ डिपेंडेंट सोर्स प्रोवाइड अ वोल्टेज और करंट बिटवीन इट्स आउटपुट टर्मिनल which depend upon another variable such as voltage and current। यानी जो भी डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स होंगे या फिर करंट सोर्स होंगे भाई, उनका जो वैल्यू होता है वो अदर वेरिएबल पे एक तरीके से डिपेंड करता है। अदर वेरिएबल कहना मतलब क्या, किसी अदर वोल्टेज पे डिपेंड करेगा या फिर ये किसी अदर करंट पे डिपेंड करेगा। अभी थ्योरी पढ़ने से भाई आपको समझ में नहीं आएगा, पहले हम लोग कॉन्सेप्ट को कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, जितने भी टाइप्स के हम लोग पास डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स हैं या फिर कई डिपेंडेंट करंट सोर्स यहाँ पे नाम लिखा हुआ है। सबसे पहला है वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। मतलब क्या हुआ कि भाई ये जो डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, इसका जो वैल्यू है ये सिर्फ और सिर्फ वोल्टेज पे डिपेंड करेगा। अगला है करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। मतलब ये करंट डिपेंडेंट सोर्स है, लेकिन भाई इसका यानी इस करंट का जो वैल्यू है ये किसी अलग वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करेगा, किसी अलग वोल्टेज के वैल्यू पे डिपेंड करेगा। नेक्स्ट भाई वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, यानी ये भी एक वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स है, लेकिन भाई इसका जो वैल्यू होगा ये किसी ना किसी करंट सोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा, यानी किसी ना किसी करंट के वैल्यू पे डिपेंड करेगा। अगला है करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। मतलब करंट डिपेंडेंट सोर्स है, लेकिन इसका वैल्यू अगेन क्या है, किसी अदर करंट के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो थ्योरी तो आपको भाई अभी समझ में नहीं आएगा ये सब क्या मतलब निकल रहा है। अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से मेन चीज स्टार्ट हो रहा है। देखिए सबसे पहला हम लोग पढ़ रहे हैं भाई, सबसे पहला हम लोग पढ़ रहे हैं वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। तो इसके लिए आपका ये सर्किट दिखाया गया यहाँ पे। आप देखिए कि भाई ये जो डायमंड शेप दिखाया गया है ना, यानी ये क्या है, एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है भाई। यहाँ पे नाम लिखा डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, और इसका जो वैल्यू होगा भाई ये किस पे डिपेंड करेगा, वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करेगा। आप देख रहे हैं भाई कि इसका ये क्या है, 60 क्या है, ये कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। और इसके साथ मल्टीप्लाई में लगा हुआ है V1, और V1 क्या है, V1 यहाँ का वोल्टेज, यानी इस V1 पे जो है इस वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स का एक तरीके से वैल्यू डिपेंड कर रहा है। समझ में आया। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मैं देखना चाहता हूं भाई कि डिपेंडेंट सोर्स का कितना वैल्यू आ रहा है, तो इसने केस 1 लिया है। केस 1 मान लेते हैं, जो मेरा V1 है भाई ये 20 मिली वोल्ट अगर होता, ये अगर 20 मिली वोल्ट होता भाई, तो यहाँ पे बताइए डिपेंडेंट सोर्स का कितना हो जाता वोल्टेज, 60 गुना V1 के जगह क्या पुट करेंगे हम लोग, 20 मिली वोल्ट। कितना हो जाएगा ये, 14 दूनी 12, यानी 1200 मिली वोल्ट। और अगर हम लोग मिली को हटा दे तो 1200 बटा 10 का वो -3 होता था, नीचे 1000 आ जाएगा, है ना। इतना वोल्ट यानी कट जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका 1.2 वोल्ट। यानी इसका जो वैल्यू है भाई, ये फाइनल वैल्यू कितना आ रहा है 1.2 वोल्ट। और यहाँ पे आप देख रहे हैं भाई इसका वैल्यू जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, V1 के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इस वाले वोल्टेज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसलिए इसका नाम रखा गया है वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, क्योंकि भाई ये एक वोल्टेज सोर्स तो है, लेकिन भाई इसका जो वैल्यू है किस पे डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी V1 पे डिपेंड कर रहा है। उसी तरीके से सेकंड केस देखिए, सेकंड केस इसने बोला कि अगर मान लेते भाई मेरा V1 जो है, V1 का जो वैल्यू है ये 20 वोल्ट ना हो कि अगर 30 मिली वोल्ट होता, यानी फर्स्ट केस में V1 कितना था 20 मिली वोल्ट, तो भाई यहाँ पे डिपेंडेंट सोर्स का वैल्यू कितना आया 1.2 वोल्ट। अब सेकंड केस बोलता है कि भाई मान लेते हैं अगर मेरा V1 20 वोल्ट से सीधे सीधे कितना आ जाए, अगर 30 मिली वोल्ट हो जाता है तो सीधी सी बात है ये भी चेंज हो जाए, क्योंकि भाई इसका वैल्यू क्या कर रहा है, इटसेल्फ V1 पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका इस बार कितना वैल्यू होगा 60 गुना V1 का वैल्यू, तो इस बार कितना है 30 मिली वोल्ट, है ना। तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो भाई ये आ जाएगा आपका 18 हो जाएगा, 6 3 18 1800 यानी 1.8 वोल्ट आएगा भाई, ठीक है ना। समझ में आया। पहले आपका जब 20 मिली वोल्ट था तो यहाँ पे 1.2 वोल्ट, और जब 30 मिली वोल्ट किया आपने तो इसका वैल्यू आ गया 1.8 वोल्ट। तो इसलिए हम लोग बोल रहे भाई कि ये डिपेंडेंट है, ठीक है। इसका जो ओवरऑल वैल्यू है इस V1 पे डिपेंड कर रहा है। क्लियर हो गया। अब हम लोग भाई सेकंड फिगर के ऊपर आते हैं, इस वाले फिगर पे।
तो पहले तो भाई आपको क्लियर होगा वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स क्या होता है, ठीक है ना। अभी न्यूमेरिकल हम लोग सॉल्व करेंगे सर्किट इस लेक्चर के अंदर, और भी ज़्यादा आपका क्रिस्टल क्लियर होते चला जाएगा। और आगे कंटिन्यू करने से पहले भाई, आगे कंटिन्यू करने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा मैं इस वाले क्वेश्चन को डील करता हूँ, ठीक है ना। ये जो बेसिक क्वेश्चन पूछता है ना, कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, ताकि आपका यहाँ पे इंटरेस्ट बना हुआ रहे, फिर हम लोग वापस से आएंगे। देखिए ये सब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे भाई। सबसे पहले देखिए, आपसे अगर पूछता है कि भाई ये बताइए ये क्या है, करंट सोर्स है क्या है, ये आपको बताना है अगर, तो भाई सबसे पहले इसमें तो भाई सिंबल ही नहीं दिया ना, कोई नहीं, उसको हम लोग लास्ट में करते हैं। देखिए जैसे इस वाले सर्किट में देखिए, यहाँ पे ये एक डायमंड शेप बना हुआ है और इसमें एरो दिखाया गया भाई। तो आपको पता होना चाहिए कि एरो कहीं पे भी दिखाया जाता है, इसका मतलब क्या है, ये करंट सोर्स है, ठीक है ना। तो ये करंट सोर्स है, और क्योंकि भाई ये एक डायमंड शेप में है, इसका मतलब क्या, ये एक डिपेंडेंट करंट सोर्स है। समझ में, इस तरीके से देखना, पहले सिंबल देखना होता है भाई। एरो बना मतलब क्या है, करंट सोर्स है, और ये एक तरीके से भाई डायमंड शेप में डाला गया, इसका मतलब क्या है, डिपेंडेंट करंट सोर्स है। मैं लिख देता हूं डिपेंडेंट करंट सोर्स है ये आपका, ठीक है। अब ये चेक करते हैं कि भाई ठीक है ये डिपेंडेंट करंट सोर्स है, लेकिन भाई इसका वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है। तो भाई आप देख रहे हैं कि भाई इसका जो वैल्यू जो 2 है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू भाई, इसको हम लोग k से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसके साथ I1 लगा हुआ है, और अगर आप देखें I1 क्या है, I1 जो है भाई इस वाले ब्रांच का करंट है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो डिपेंडेंट करंट सोर्स है, इसका जो वैल्यू है भाई इस वाले करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। समझ में बात को। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये मेरा एक करंट सोर्स है, यानी डिपेंडेंट करंट सोर्स है, और जिसका वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट के ऊपर डिपेंड कर। I1 क्या है भाई, करंट ही तो है। तो उसको हम लोग लिखेंगे करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। समझ में आया, यानी ये एक करंट यानी डिपेंडेंट करंट सोर्स है, और इसका वैल्यू क्या है, करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना भाई। इसलिए इसको हम लोग लिखेंगे करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। शॉर्टकट में लिखना होगा तो CD, कैपिटल में लिखता हूं CDCS, यानी करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। इस तरीके से आइडेंटिफाई करना होता है। क्लियर हो गया। अभी जो आपका क्वेश्चन था, यहाँ पे जो क्वेश्चन था ये बेसिक वाला, इसको आप देखिए। सबसे पहले देखिए भाई, आप देख रहे हैं कि ये डायमंड शेप में डाला हुआ है, इसका मतलब क्या है, डिपेंडेंट सोर्स है, और इसके अंदर आप देख रहे हैं भाई कि एरो बना हुआ है, इसका मतलब क्या है, एक डिपेंडेंट करंट सोर्स है ना। लिख देता हूं, ये एक डिपेंडेंट करंट सोर्स है। अब देखना भाई कि ये डिपेंडेंट करंट सोर्स का वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है। तो आप देख रहे हैं भाई कि ये आगे में G जो लगा हुआ है ना, कांस्टेंट वैल्यू होता है, ठीक है। ये G क्या होता है समझाता हूं मैं आपको। ये K मान के चलिए अभी आप, और ये वोल्टेज के ऊपर डिपेंड कर रहा है भाई, क्योंकि ये V लगा हुआ है इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में, ठीक है ना। जैसे ये करंट है ना, I इक्वल टू क्या होता है भाई, V/R होता है ना। समझ में बात को। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, V इंटू 1/R, कोई दिक्कत। और 1/R को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/R क्या होता है, कंडक्टेंस होता है, समझ में ना। तो इसलिए यहाँ पे G लिख दिया गया, लेकिन ये जो कंडक्टेंस है भाई, इसका वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो इसको आप G से रिप्रेजेंट कीजिए या फिर K से रिप्रेजेंट कीजिए, बात कुछ भी यहाँ पे अलग नहीं है, दोनों सेम चीज है, ठीक है ना। तो किसी किसी बुक में यहाँ पे K से दिखाया जाता है, किसी किसी बुक में G से दिखाया जाता है, यानी कंडक्टेंस है, ठीक है। लेकिन आपको सीधे समझना है कि भाई ये वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है। समझ में बात को। इस करंट का जो है वैल्यू वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए हम इसको लिखेंगे वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, यानी इस करंट सोर्स का जो वैल्यू है भाई ये वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है। तो हम शॉर्टकट में VDCS, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, ठीक है। तो सबसे पहले तो भाई आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कैसे हम लोग ये समझेंगे कि भाई ये दिया हुआ कौन सा है, ठीक है। इसमें तो अब कोई नेटवर्क है नहीं भाई। आगे आते हैं, थोड़ा सा और आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग। देखिए इस वाले को देखिए आप, अगेन क्या है, ये एक डिपेंडेंट करंट सोर्स है भाई, क्योंकि इसमें एरो बना हुआ है ना। लेकिन अब देखना भाई कि डिपेंडेंट करंट सोर्स है, तो किस पे इसका वैल्यू डिपेंड कर रहा है, इसका वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है। तो आप देख रहे हैं भाई ये 4 आगे लगा हुआ है ना। तो 4 आगे लगा, मतलब ये तो कांस्टेंट है, और ये यहाँ पे V लगा हुआ है। इसका मतलब क्या, V कहाँ का वोल्टेज है, इसमें देखिए V कहीं दिया होगा, यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ पे साफ साफ देख रहे हैं ना V, ठीक है ना। मतलब ये करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स है भाई, जिसका वैल्यू जो है वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है। वोल्टेज अभी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो और क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। V का वैल्यू कहीं ना कहीं दिया होगा इसका, ठीक है। ओके, अब देखिए आगे आते हैं हम लोग।
आगे आते हैं, इसको देखिए भाई, ये क्या है, क्योंकि भाई आप साफ साफ देख रहे हैं कि इस बार जो है डायमंड शेप के अंदर आपका सिर्फ प्लस माइनस लगा हो। तो प्लस माइनस जैसे हम लोग का इंडिपेंडेंट सोर्स का सर्कल से दिखाते हैं और इसके अंदर प्लस माइनस दिखाया जाता है, इसका मतलब क्या, ये इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है भाई। लेकिन डायमंड में इसका मतलब क्या, ये एक डिपेंडेंट, फिर से लिखता हूं, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है ये। लेकिन इसका वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, आप ध्यान से देखिए भाई, ये क्योंकि वोल्टेज सोर्स है तो इसका यूनिट क्या होगा, वोल्ट ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई ये 5 इसके आगे जो लगा हुआ है तो कांस्टेंट है, लेकिन यहां पे I1 लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इस वोल्टेज सोर्स का जो वैल्यू है ये I के साथ वेरी कर रहा है, यानी I1 के साथ वेरी कर रहा है, यानी I1 पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या हम लोग बोलेंगे, इसका वैल्यू करंट पे डिपेंड कर रहा है, तो आगे इसमें करंट लिख दीजिए, यानी ये हो जाएगा करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, यानी एक वोल्टेज सोर्स है जिसका वैल्यू करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। कौन से करंट पे, इस वाले करंट पे इसका वैल्यू डिपेंड कर रहा है। ओके, ऊपर वाले क्वेश्चन में भाई, ऊपर वाले क्वेश्चन में देखिए, जैसे ये करंट सोर्स था ना, ये तो करंट सोर्स था, तो इसका यूनिट देख रहे हैं यहाँ पे एम्पियर लगा हुआ है एक तरीके से, एम्पियर, और ये 4 × V, यानी इसका मतलब क्या है, ये वोल्ट, इसका जो वैल्यू है, ये क्या है, एक डिपेंडेंट करंट सोर्स है, लेकिन इसका जो वैल्यू है किस पे डिपेंड कर रहा है, V वोल्ट पे डिपेंड कर रहा है। यानी ये क्या बोल लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। ओके, तो इस तरीके से पकड़ना है आपको। आगे देखिए, इसमें आप भाई अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये तो इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, क्योंकि भाई डिपेंडेंट के लिए हमेशा डायमंड शेप बना होना चाहिए, है ना, तो इसको कुछ नहीं करना है, ये इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, बैटरी एक तरीके से। अब इसको देखिए भाई, ये क्या है, तो इसका यूनिट पहले देखिए भाई, साफ साफ देख रहे हैं, या फिर बाहर में देखिए प्लस माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई ये एक वोल्टेज सोर्स है, यानी डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, और इसका जो वैल्यू है किस पे डिपेंड कर रहा है, ये तो कांस्टेंट के है, 15 जो लगा हुआ है कांस्टेंट है, इसका वैल्यू भाई I2 पे डिपेंड करता है। हम लोग क्या लिखेंगे, I2 पे, यानी करंट पे डिपेंड कर रहा है, तो ये करंट डिपेंडेंट, शॉर्टकट में लिख रहा हूं भाई अब, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ओके, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, यानी इस वोल्टेज सोर्स का जो वैल्यू है करंट के ऊपर डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट आते हैं भाई। ओके, इस तरीके का भाई जो भी बेसिक क्वेश्चन आता है ना, ये सब मिस नहीं होना चाहिए आपसे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है भाई, इसमें अगेन एक डायमंड शेप लगा हुआ है, तो सबसे पहले देखिए भाई इसका यूनिट V लगा है, यानी ये क्या है, डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है, जिसका वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, I पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, समझ में आया। तो 4 कांस्टेंट है, 4 × I, यानी ये क्या है, एक तरीके से शॉर्टकट में लिखता हूं, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ठीक है, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। ओके, नेक्स्ट आते हैं भाई इस वाले न्यूमेरिकल में। देखिए इसमें अगर आप देखेंगे अगेन ये एरो लग गया, इसका मतलब क्या, ये एक डिपेंडेंट करंट सोर्स है और जिसका वैल्यू क्या है, I1 पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। समझ में आया, ये करंट सोर्स है भाई, यानी डिपेंडेंट करंट सोर्स है जिसका वैल्यू क्या है, करंट पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए लिखा करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। क्लियर हो गया। और ये सर्कल में डाला, इसका मतलब क्या, ये इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है, वो तो आपका नॉर्मल वाला जो होता है भाई। ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है, अगेन इसमें प्लस माइनस लगा हुआ है और यूनिट से पकड़ सकते हैं वोल्ट, यानी क्या है, एक वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स है भाई, है ना, लेकिन इसका वैल्यू जो है I पे डिपेंड कर रहा है, तो हम लिखेंगे करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ठीक है, यानी एक वोल्टेज सोर्स है जिसका वैल्यू करंट पे डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट देखिए क्या बोलता है, अगेन यहाँ पे एक डायमंड लगा हुआ है लेकिन इसमें एरो लगा हुआ है, इसका मतलब क्या, ये एक डिपेंडेंट करंट सोर्स है जिसका वैल्यू क्या है, इस V पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि 1/4 क्या है, इसको हम लिख सकते हैं तोड़ के, V × 1/4, तो ये तो भाई K कांस्टेंट हो गया ना, तो V पे इसका डिपेंड कर रहा है ओवरऑल, तो हम लिखेंगे वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स है ये, ठीक है, यानी करंट सोर्स है जिसका वैल्यू वोल्टेज V के ऊपर डिपेंड कर रहा है। इसमें देखिए अगेन ये क्या है, करंट सोर्स है भाई, डिपेंडेंट करंट सोर्स है जिसका वैल्यू क्या है, वोल्टेज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी लिखेंगे वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स है ये मेरा। क्लियर हो गया। तो ये सब में मिस्टेक नहीं होना चाहिए कभी भी। इसमें देखिए भाई अगेन ये डायमंड शेप है, तो ये क्या हो जाए, करंट सोर्स दिख रहा है आपको साफ साफ, लेकिन इसका वैल्यू V1 पे डिपेंड कर रहा है, यानी वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, ठीक है। उसी तरीके से और देखते हैं यहाँ पे, इसको देखिए भाई ये क्या हो जाएगा,
ये करंट सोर्स है ना, करंट सोर्स है क्योंकि एरो लगा हुआ है, तो भाई इसको हम लोग लिखेंगे, और वोल्टेज पे इसका वैल्यू डिपेंड कर रहा है, तो वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। यहाँ पे अगर आप देखेंगे भाई, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अगेन ये डिपेंडेंट सोर्स है, लेकिन भाई इसके आगे प्लस माइनस लगा सकते क्या, ये वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स है, ठीक है, और इसका वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, इटसेल्फ वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है। कौन सा वोल्टेज पे, इस वाले वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, क्योंकि भाई अपने आप में वोल्टेज सोर्स है और इसका वैल्यू जो है वोल्टेज पे ही डिपेंड कर रहा है। क्लियर हो गया। इसमें देखिए यहाँ पे भाई एक डायमंड शेप बना हुआ है, तो इसको अगर आप देखें एरो बना है, नहीं करंट सोर्स है और करंट पे इसका वैल्यू डिपेंड कर रहा है, तो हम लोग लिखेंगे करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स। इसको देखिए भाई, इस वाले को हम लोग क्या लिखेंगे, क्योंकि ये अगेन क्या है, प्लस माइनस है, एरो है नहीं, समझते क्या, वोल्टेज सोर्स है ये, और ये वोल्टेज पे ही इसका वैल्यू डिपेंड कर रहा है, तो वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स। क्लियर हो गया। तो इतना भाई मैंने प्रैक्टिस करवा दिया है, अब आगे आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन को हम यहाँ से डिलीट करते हैं, इस तरीके का क्वेश्चन कहीं पे भी रहेगा, गलती मत कीजिएगा। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं भाई। तो पहला जो था वोल्टेज डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स समझा दिया भाई मैंने आपको, है ना। अब हम लोग सेकंड पे आते हैं। सेकंड भाई हम लोग का जो है करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, यानी एक करंट डिपेंडेंट जिसका वैल्यू वोल्टेज पे डिपेंड कर रहा है भाई, ठीक ना, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, सॉरी उल्टा मैं बोल रहा हूं, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स यानी एक वोल्टेज सोर्स है जिसका वैल्यू भाई करंट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। इसके लिए यहां पे दिखाया गया है, यहां पे अगर आप देखेंगे भाई, थोड़ा जूम करते हैं इसको, ये वाला फिगर मेंशन किया है भाई यहां पे। तो अब देखिए सबसे पहले भाई ये प्लस माइनस लगा हो तो एक वोल्टेज सोर्स हुआ कि नहीं हुआ, सही बात है, ये अपने आप में एक वोल्टेज सोर्स है, लेकिन इसका जो वैल्यू है किस पे डिपेंड कर रहा है, I1 पे डिपेंड कर रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, यही मेंशन किया है ना यहाँ पे, करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स, ठीक है। तो भाई ठीक है, ये अपने आप में एक वोल्टेज सोर्स है, लेकिन इसका जो वैल्यू होगा किस पे वेरी कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, I1 पे, यानी इस वाले ब्रांच के करंट के ऊपर। तो अभी यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा न्यूमेरिकल देखते हैं, यानी न्यूमेरिकल बेसिस पे समझाया गया भाई। जैसे यहाँ पे इसने बोला कि मान लेते हैं जो K है भाई, कभी कभी किसी बुक में K से रिप्रेजेंट किया जाएगा, किसी किसी बुक में बीटा से रिप्रेजेंट किया, तो भाई इसको रिप्रेजेंट करने का अलग अलग तरीका होता है, ठीक है ना। लेकिन एक्चुअल में आपको मैं समझाऊं, रियलिटी अगर समझाऊं भाई कि है क्या एक्चुअली, क्योंकि ये वोल्टेज सोर्स है, तो वोल्टेज सोर्स है तो सीधा वोल्टेज मिलेगा हम लोग को, इसका वैल्यू क्या है, K इंटू I1 है, सही बात है। तो भाई मेरे को एक चीज बताइए, V इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R होता है, सही बात है। तो भाई I की जगह तो ये सही है, ठीक है ना, I की जगह I है, तो ये जो K है ना, ये K कुछ नहीं आपका रेजिस्टेंस का वैल्यू होता है भाई, ठीक है ना, समझ में आया बात को। तो K आपका ज्यादातर केसेस में दिया हुआ रहता है, ठीक है ना। तो ये K है क्या एक्चुअली, तो आप इस बेसिक से फॉर्मूले से कंपेयर करें, K कुछ नहीं भाई, रेजिस्टेंस का, जो रेजिस्टेंस का वैल्यू ऐसे भी हमेशा कांस्टेंट रहता है गिवन सर्किट में। तो भाई देखिए इसने बोला कि भाई ये जो K है इसको बीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और इस केस में समझाने के लिए इसने देखिए K का जो यूनिट लिया है भाई, K का यूनिट क्या लिया है, V अपॉन A, यानी वोल्टेज अपॉन एम्पियर। K का वैल्यू क्या है यहाँ पे, वोल्टेज अपॉन एम्पियर। तो भाई मेरे को बताइए तो रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, R इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन I होता है कि नहीं, V से क्या हो गया वोल्टेज, और I से क्या हो गया एम्पियर, अभी जस्ट बताया है ना, वही यूनिट यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है। अभी जस्ट तोड़ के बताइए भाई, क्योंकि वोल्टेज सोर्स है तो वोल्टेज सोर्स यानी K इंटू I1 अगर कर रहा है तो K जहाँ पे क्या R है, समझे, क्योंकि R का यूनिट जब आप पुट करेंगे यहाँ पे, इसका यूनिट पुट किया, K का यूनिट क्या है, वोल्टेज अपॉन एम्पियर, और ऊपर में भी क्या है, ये करंट है नहीं एम्पियर, तो एम्पियर से एम्पियर खत्म हो क्या मिलेगा, वोल्ट ही तो मिलेगा, और वोल्टेज सोर्स है अपने आप में, तो भाई यूनिट वोल्टेज ही होगा। तो इस तरीके से भाई तोड़ तोड़ के समझेंगे तो ये सब आपको दिक्कत नहीं करेगा। तो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो भाई इस केस में समझाने के लिए इसने बोला कि मान लेते हैं I1 का जो वैल्यू है, इस ब्रांच का जो करंट फ्लो हो रहा है भाई, इसमें मान लेते हैं मेरा 50 माइक्रो एम्पियर है, ठीक है। और जो K है यहाँ पे, जो K वैल्यू दिया है, इसका वैल्यू इसने ले लिया भाई कि मान लेते हैं मेरा है 0.5 वोल्ट पर एम्पियर। तो भाई आप बताइए यहाँ पे जो वोल्टेज सोर्स है वैल्यू हुआ, तो K इंटू I1 है, K का वैल्यू डाल देते हैं 0.5, यूनिट रहने देते हैं वोल्ट अपॉन एम्पियर, I की जगह हम लोग डाल देते हैं 50 गुना 10 का पावर -6
और ये हो जाएगा एम्पियर। तो एम्पियर से एम्पियर खत्म हो जाएगा, तो भाई यूनिट क्या बचेगा, सिर्फ वोल्ट ही तो बचेगा। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो भाई ये आ जाएगा आपका 25 माइक्रोवोल्ट। समझ में आया? ये जो वैल्यू आएगा भाई आपका, इसके क्रॉस जो वोल्टेज आएगा ये आएगा 25 माइक्रोवोल्ट, क्योंकि ये पैरेलल में लगा भाई, तो जो वोल्टेज के क्रॉस है वही वोल्टेज क्या हो जाएगा, इस V नोट के क्रॉस भी आ जाएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पे लिया V नोट इक्वल टू 25 माइक्रोवोल्ट। क्लियर हो गया? उसी तरीके से अगर भाई K का वैल्यू कुछ और दिया हुआ रहता तो भाई यहाँ पे K का वैल्यू चेंज हो जाता, या फिर I1 का वैल्यू कुछ और रखते, जैसे I1 का वैल्यू रखते हैं, K कांस्टेंट रहने देते हैं। ठीक है, I1 का वैल्यू भाई मान लेते हैं इस बार जो है मेरा 50 माइक्रो एम्पियर ना होकर के मान लेते 30 माइक्रो एम्पियर होता, तो सीधी सी बात है इस बार हम लोग यहाँ पे 30 माइक्रो एम्पियर पुट करते तो वैल्यू कुछ अलग आता। ठीक है ना, इसलिए हम उसको डिपेंडेंट सोर्स बोल रहे हैं भाई कि इस ब्रांच का अगर करंट चेंज होगा तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, उस डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का भी वैल्यू चेंज हो जाएगा। ठीक है, थर्ड केस पे आते हैं भाई। थर्ड केस क्या है मेरा, ये है वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स। यानी भाई इसका यहां पे देखिए भाई सर्किट नीचे दिया हुआ, इसमें ये मेरा एक करंट सोर्स है भाई, यानी डिपेंडेंट करंट सोर्स है जिसका वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज पे। कौन से वोल्टेज पे, V1 वोल्टेज पे, इस वाले वोल्टेज पे। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, ये एक वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स है। ठीक है, वोल्टेज के ऊपर इस करंट सोर्स का वैल्यू वेरी करेगा। तो इसमें देखिए अगेन, क्योंकि भाई ये करंट सोर्स है तो यहाँ पे समझ I इक्वल टू क्या होता है भाई, V अपॉन R होता है। अभी जस्ट समझाया, इसको लिखा है V गुना 1/R, और 1/R की जगह में क्या लिख सकता हूँ, V गुना G, यानी कंडक्टेंस। ठीक है, तो कंडक्टेंस को हम लोग K से भी दिखा सकते हैं, देखिए यहाँ पे दिखाएगा 0.2। ठीक है ना, मतलब कांस्टेंट मतलब कंडक्टेंस की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है ना, समझ में आया? तो ये सब क्लियर होना चाहिए आपको। अब देखिए वही लिखा हुआ जो K का वैल्यू होगा भाई, ये क्या है, क्योंकि ये बोला कंडक्टेंस होता है ना, K का वैल्यू कंडक्टेंस का यूनिट क्या होगा, जस्ट उल्टा, रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा भाई, एम्पियर पर वोल्ट, है ना, या फिर इसी को हम लोग महो भी बोलते हैं। तो अभी तोड़ के समझाने कोई मतलब नहीं बनता भाई, है ना, बच्चा वाला चीज़ है ये। I इक्वल टू V गुना G है, तो V का यूनिट तो वोल्ट ही होगा, और G का यूनिट क्या हो जाएगा आपका, एम्प अपॉन वोल्ट। तो वोल्ट से वोल्ट खत्म हो जाएगा, तो ओवरऑल क्या आएगा, एम्पियर ही तो आएगा, और क्योंकि करंट सोर्स है तो करंट का यूनिट एम्पियर ही होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये लिखा हुआ है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए हम लोग का क्या बोला कि मान लेते हैं जो V1 का वैल्यू भाई, यानी यहाँ का जो वोल्टेज है इसका वैल्यू कितना मान लिया इसने, 10 मिली वोल्ट मान लिया। तो भाई इसका वैल्यू कितना होगा फिर बताइए, यहाँ पे जो करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स यानी वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स का जो वैल्यू आएगा ये कितना हो जाएगा, 0.2 गुना V1 कितना है, V1 कितना है यहाँ पे पुट करना हम लोग को 10 मिली वोल्ट। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो भाई कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पे यहाँ पे मल्टीप्लाई किया ना 0.2। ठीक है, 0.2 क्या है, ए कंडक्टेंस है ना, इसलिए इसका यूनिट साइमन दे दिया है भाई। ठीक ना, ऐसे लिख दिया इनटू 10 मिली वोल्ट, यानी कितना आया 2 मिली एम्पियर आ जाएगा। ठीक है भाई, 2 मिली एम्पियर होगा। वही अगर आपका V1 का वैल्यू मान लें 10 की जगह 15 कर देते हैं तो इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, 20 कर देते हैं तो अगेन इसका वैल्यू चेंज हो जाएगा, इसलिए हम उसको डिपेंडेंट सोर्स बोल रहे हैं। ठीक है, पूरा का पूरा वैल्यू इसका V1 पे डिपेंड कर रहा है। अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं भाई, इसके लिए यहाँ पे बना हुआ है लास्ट, है ना, तो देखिए यहाँ पे नाम लिखा है करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये एक करंट यानी डिपेंडेंट करंट सोर्स लगा हुआ है जिसका वैल्यू किस पे डिपेंड कर रहा है, करंट पे ही डिपेंड कर रहा है। सही बात है, इसलिए मैं लिख रहा है करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स है मेरा। ओके, जहाँ पे बीटा क्या है मेरा कौन करंट है ना, ये आई है भाई। आई इक्वल टू क्या हो जाएगा अगेन V अपॉन R, और ये क्या है 1/R, 1/R के जगह G लिख सकता है, नहीं I इक्वल टू V इंटू G। तो G को ही यहाँ पे बीटा से रिप्रेजेंट किया गया है। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। ठीक है, तो इसमें यही बताया गया भाई, जैसे मान लेते हैं क्योंकि I1 पे डिपेंड कर रहा है इसका वैल्यू, मान लेते हैं I1 अगर हमारा 50 माइक्रो एम्पियर होता और यहाँ पे जो बीटा है, बीटा का वैल्यू मान लेते हैं भाई 100 दिया रहता, तो भाई I का वैल्यू क्या होता, बीटा इंटू यहाँ पे क्या था I1 था, तो बीटा का वैल्यू 50 है और I1 का वैल्यू कितना, सॉरी बीटा का वैल्यू 100 है ना, 100 यहाँ पे दिया हुआ है, 100 इंटू I1 का वैल्यू कितना है 50 गुना 10 का पावर -6 एम्प। इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आ जाएगा भाई ये आपका 5 मिली एम्पियर। वही अगर आपका I1 का वैल्यू भाई 50 माइक्रो एम्पियर से कितना हो जाएगा, अगर 20 माइक्रो एम्पियर हो जाएगा तो भाई ओवरऑल I का वैल्यू कितना आएगा इस बार 2 मिली एम्पियर आएगा। ठीक है, पहले 5 मिली एम्पियर आ था, अब 2 मिली एम्पियर आ रहा। क्यों, क्योंकि भाई इसका जो वैल्यू है I1 पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है,
अब हो गया भाई इतना। अब हम लोग जो मेन कॉन्सेप्ट था मैंने आपको समझा दिया, अब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। अब न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए भाई सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे दो चीज आना चाहिए। सबसे पहला है KVL और दूसरा है भाई KCL, ठीक है ना। KVL और KCL बस बनेगा यहाँ पे, बाकी पूरा का पूरा कोई भी टफ से टफ न्यूमेरिकल हो भाई, जैसे आपका ये एक न्यूमेरिकल दिया भाई जो आपके एग्जाम में पूछा गया है, ओके ना। ये इसरो का है, साइंटिस्ट, ठीक है। देखिए यहाँ पे सीधे सीधे क्या बोल रहा है कि भाई V1 का वैल्यू बताना आपको, ये जो V1 दिया ना इसका वैल्यू बताना, ठीक है। तो इस तरीके का न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने के लिए भाई सिर्फ और सिर्फ KVL और KCL एक तरीके से लगेगा, ओके ना। तो अभी हम लोग इस सर्किट यानी इस सेशन में भाई बेसिक क्वेश्चन करेंगे। कल वाले सेशन में हम लोग पूरा का पूरा जो मेन कॉन्सेप्ट है भाई, ठीक है ना, मेन कॉन्सेप्ट है ना, जो न्यूमेरिकल जो बनते नहीं बच्चों के, ठीक है। कहने का मतलब क्या है भाई, कल वाले सेशन में हम लोग क्या करेंगे मैं बता दे रहा हूँ। देखिए इसमें देखिए कभी कभी क्या हुआ ना, बेसिक क्वेश्चन जब रहेगा तो उसमें सिर्फ और सिर्फ या तो एक वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स दे देगा या फिर सिर्फ और सिर्फ एक करंट डिपेंडेंट सोर्स दे देगा भाई। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं इसमें वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स भी दिया हुआ है और करंट डिपेंडेंट सोर्स भी दिया हुआ है, ठीक है ना, यानी दोनों का मिक्सिंग किया हुआ भाई। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन बोलते हैं। तो पहले अभी इस सेशन में हम लोग बेसिक जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखिए सिर्फ एक ही डिपेंडेंट सोर्स दिया हुआ है और उसमें भी करंट डिपेंडेंट सोर्स दिया हुआ है, ओके। तो ये मेरा बेसिक न्यूमेरिकल है एक तरीके से, ओके। एक मिनट भाई, देखिए कंटिन्यू कर रहे हैं भाई। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ V, यानी हम लोग यहाँ पे भाई V का वैल्यू पता करना है। अब V कौन सा है यहाँ पे, ओके, ये वाला V का वैल्यू भाई पता करना है, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ V इन द सर्किट शोन इन द फिगर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट करंट सोर्स, इसका वैल्यू आपको बताना है, ठीक है। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो भाई अभी जस्ट बताया सिर्फ और सिर्फ दो चीज KVL और KCL चलेगा यहाँ पे, ओके। तो अगर आप देखें यहाँ पे भाई सबसे पहले दिमाग लगाना पड़ेगा, KVL लगेगा या KCL लगेगा, ठीक है ना, ये आपको सोचना पड़ेगा भाई। और प्रैक्टिस जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आपका क्लियर होते चला जाएगा। अगर हम लोग भाई इस नोड पे देखें, नोड A पे, तो भाई ये मेरा 4 एम्पियर का करंट सोर्स है और ये इंडिपेंडेंट करंट सोर्स है, तो पूरा का पूरा 4 एम्पियर आ जाएगा, ठीक है। अब इस पॉइंट पे आते हैं, क्या हो गया, ये 4 एम्पियर जो आ रहा था इधर से चल के भाई, ये इधर मान लेते हैं I1 गया अगर, तो भाई इधर कितना करंट जाएगा बताइए। टोटल मेरा इधर से 4 एम्पियर आ रहा था, 4 एम्पियर में से इधर I1 चला गया, तो इधर कितना आएगा, ये आ जाएगा 4 में से अगर हम लोग I1 घटा देते हैं, है ना, समझ में बात को। तभी तो ये करंट प्लस ये करंट करेंगे तो 4 एम्पियर मिलेगा, समझा दे रहा हूँ। 4 माइनस I1 प्लस ये वाला I1, तो भाई कट जाएगा तो ओवरऑल 4 एम्पियर मिलेगा, सही बात है। यानी इधर कितना करंट जा रहा है मेरे को पता चल गया, 4 माइनस I1 आ रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए यहां से यानी ऊपर करंट जा रहा है, कितना जा रहा है भाई, 2 इंटू I1 जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि अपने आप में करंट सोर्स है ये। तो भाई यहां से जब भी करंट जाएगा तो ये वाला करंट जाएगा ना, समझ में आया। तो ऊपर कितना करंट जा रहा है, ये आ रहा है 2 इंटू I1। उसके बाद अब हम लोग देखते हैं भाई कि इधर से कितना करंट आएगा, है ना। अब सोचने वाली बात है, या फिर ऐसे समझिए भाई, इधर से क्यों करंट आएगा, सोचने वाली बात है कि भाई एरो इधर बनेगा या फिर इधर बनेगा, है ना, यानी करंट इधर से आएगा या फिर इधर से आएगा, ये सोचने वाली बात है। तो ऐसे सिचुएशन में भाई एक चीज आप समझिए, इधर से करंट आ रहा है, ये इधर जा रहा है, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है भाई, क्योंकि यहां से यानी इस पॉइंट पे अब सारा का सारा करंट क्या होगा, जब भी इधर जाएगा तो इधर ही जाएगा आपका, ठीक ना, कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा आपको। तो ओवरऑल देखिए इधर कितना करंट जाएगा भाई, अगर मेरा ये V वोल्ट है, मान लेते हैं इसके क्रॉस वोल्टेज V है, तो भाई क्योंकि सब पैरेलल में लगे हुए हैं ना, A to Z पैरेलल में लगा होता है, यही वोल्टेज क्या होगा, इसके क्रॉस भी होगा, इसके क्रॉस भी होगा और इसके क्रॉस भी होगा, यानी यहाँ पे जो वोल्टेज है मेरा ये V वोल्ट ही आएगा। तो भाई इधर करंट कितना जाएगा बताइए, I अगर मान लेते इधर I एम्पियर जा रहा है, कितना हो जाएगा V, क्योंकि इधर का वोल्टेज V है, अपॉन R कर देंगे, R कितना है मेरा 2 ओम, ठीक है। इतना एम्पियर करंट जो है इधर जाएगा। तो अब देखिए इस नोड A पे देखिए भाई, इधर से करंट आ रहा है, ये भी आपका आ रहा है, यानी दोनों करंट जुड़ेगा। यानी KCL अगर लगाते हैं यहाँ पे, KCL एट नोड A, तो भाई क्या बनेगा इक्वेशन, ये वाला करंट प्लस ये वाला करंट, यानी 4 माइनस I1 प्लस 2 इंटू I1 माइनस, क्योंकि ये करंट बाहर जा रहा है भाई, तो क्या हो जाएगा V अपॉन
2 मस्ट बी इक्वल टू 0। समझ में आया? तो ये मेरा भाई इक्वेशन बन गया। अब इसमें देखिए भाई, इसको ब्रैकेट तोड़ के भाई I1 एक साथ कर लेंगे, तो हम लोग टाइम सेव करने के लिए डायरेक्ट बुक के ऊपर आते हैं। ओके ना? तो 4 माइनस I1 प्लस 2I1 मस्ट बी इक्वल टू, क्योंकि भाई इधर क्या था, माइनस v/2 था ना, तो भेजेंगे तो प्लस हो जाएगा ये। तो यहाँ से भाई मेरा I1 आ गया। I1 इक्वल टू कितना आ गया, v/6। ओके, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि भाई I1 का जो वैल्यू है, देखिए I1 का जो वैल्यू है इसको हम लोग इक्वेशन 1 में पुट कर रहे हैं, इस वाले इक्वेशन में पुट कर दे रहे हैं। तो भाई क्या होगा बताइए, 4 माइनस I1 की जगह मैं क्या पुट कर सकता हूँ, v/6 प्लस 2 इंटू v/6 मस्ट बी इक्वल टू v/2। ठीक है ना? I1 जहाँ था वहाँ हम लोगों ने पुट कर दिया भाई। इसको सॉल्व करेंगे तो भाई ये आ जाएगा आपका v इक्वल टू, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है ना, वोल्टेज सिर्फ, तो वोल्टेज सॉल्व करें, v इक्वल टू 12 वोल्ट आ जाएगा। तो क्वेश्चन में सबसे पहले ही पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ v इन द सर्किट, तो v का तो वैल्यू आ गया भाई 12 वोल्ट, है ना। और दूसरा इसने पूछा कि भाई जो आपका डिपेंडेंट सोर्स लगा हुआ है यहाँ पे, है ना, ये जो करंट डिपेंडेंट सोर्स लगा हुआ है इसका भी वैल्यू बताना है। तो भाई करंट डिपेंडेंट सोर्स कितना था, 2 इंटू I1 था, और I1 का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी पता है, ये I1 इक्वल टू क्या है, यहाँ पे लिखता हूँ, इधर सॉल्व करता हूँ, 2 इंटू I1 की जगह क्या पुट है, v/6, और v का वैल्यू इटसेल्फ अभी हम लोग निकाला है ना, 12 वोल्ट, क्या हो जाएगा 2 गुना 12/6 कर लेते हैं इसको, कितना आ जाएगा आपका 4 एम्प आएगा। ठीक है, 4 एम्पियर, यानी यहाँ पे जो करंट डिपेंडेंट करंट सोर्स लगा हुआ है ये भाई 4 एम्पियर है, इसका वैल्यू आगे आता है। तो इस तरीके से सॉल्व करना भाई, बेसिक क्वेश्चन अभी चल रहा है आपका। नेक्स्ट सेशन में भाई आपका काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे, सिर्फ 2 ही क्वेश्चन कवर करेंगे, लेकिन भाई वो क्वेश्चन आपने समझ लिया तो किसी तरीके का भी क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। अब इसका फिगर देखते हैं भाई, इसका फिगर कहाँ दिखाया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन का फिगर पहले समझते हैं। देखिए यहाँ पे आपका फिगर मेंशन किया गया है, ये वाला फिगर है भाई, ठीक ना। तो इसमें देखिए आपका एक डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है और इसका वैल्यू वोल्टेज पे ही डिपेंड कर रहा है। क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ V, I1 एंड I2 इन द गिवन सर्किट। ठीक है, 3 चीज बताना है, V का वैल्यू, I1 का वैल्यू, I2 का वैल्यू। ओके, और इस फिगर को यहाँ पे मेंशन किया गया है 2.118। आगे बोलता है विच कॉन्टेन अ वोल्टेज डिपेंडेंट करंट सोर्स, रेजिस्टेंस वैल्यू आर इन ओम। ठीक है, तो आते हैं भाई आगे। तो हम लोग को देखिए ये I1 का वैल्यू निकालना है, I2 का वैल्यू निकालना है, ओके, और एक V का वैल्यू निकालना है भाई, इस V का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग देखिए दिमाग लाते हैं, इसमें भी आपका KCL लगेगा। अगर आप ध्यान से देखें इस पॉइंट पे भाई, ये नोड A पे अगर आप देखते हैं तो इधर से करंट गया 2 एम्पियर, तो 2 में से I1 इधर चला तो कितना बचेगा, 2 माइनस I1 बचेगा, सही बात है। उसके बाद ये भी करंट, ये करंट सोर्स है ना, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 इंटू V एम्प, इतना यहाँ से करंट ऊपर जा रहा है। और इधर कितना हो जाएगा भाई, इधर क्योंकि भाई इधर से आ रहा है, इधर से आ रहा है तो ओवरऑल इधर ही जाएगा ये करंट, है ना, वैसे साइन दिया गया। I2 कितना हो जाएगा, इसके क्रॉस जो भी वोल्टेज होगा, कितना वोल्टेज मान के चल सकते हैं हम लोग, इधर का जो वोल्टेज होगा भाई, ठीक है, अगर इसके क्रॉस V वोल्ट है तो सीधी सी बात है ये इसके क्रॉस भी V वोल्ट होगा, तो इधर कितना करंट आएगा V, यानी I इक्वल टू क्या होगा, V/R, R कितना कर देंगे 6 हो जाएगा। इसके क्रॉस वोल्टेज V था और 6 से डिवाइड कर दें I बन जाएगा मेरा, ठीक ना। तो भाई इधर से आ रहा है 2 माइनस I1, इधर से आ रहा है 4 इंटू V एम्पियर, और इधर से आ रहा है 4 V/6। तो हम लोग देखिए यहाँ पे आता है डायरेक्ट, ठीक है ना, यहाँ पे लगाना KCL एट नोड A। तो भाई 2 माइनस I1 हो गया, प्लस 4V हो गया, और ये तो आपका बाहर जा रहा था तो I2 लिख दिया है। I2 का वैल्यू भाई हम लोग यहाँ पे V/6 भी पुट कर सकते हैं, तो इसने एक स्टेप और खींच लिया, लिखा है ना यहाँ पे I2 इक्वल टू V/6 लिख सकते हैं भाई, ठीक है। और I1 की अगर बात करें तो I1 का भाई इसने वैल्यू लिखा है V/3। I1 देख लेते हैं सर्किट में, V/3 कैसे आएगा, बिल्कुल सही बात है भाई, क्योंकि अगर इसको मैं ग्राउंड मान लेता हूँ
तो भाई ये पोटेंशियल मेरा क्या हो गया, 0 वोल्ट हो गया, सही बात है। तो भाई अगर सीधी सी बात है यार, अगर ये 0 वोल्ट है तो ऊपर में जो वोल्टेज होगा कितना होगा, क्योंकि पैरेलल ना इसके क्रॉस V है तो इसके क्रॉस भी V होगा, तो 0 पोटेंशियल तो ऊपर वाला पोटेंशियल कितना होगा, V तो होगा, तो इधर करंट कितना आएगा, V/3 आ जाएगा। I1 इक्वल टू V/3 वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का वैल्यू 3 दिया हुआ है। ओके, तो ये I1 जहाँ है वहाँ पे हम लोग V/3 पुट करेंगे, I2 की जगह पुट कर देंगे, तो सॉल्व कर दिया यहाँ पे। यहाँ से आपका आ जाएगा, देखिए इसका 2 माइनस I1 का V/3 प्लस 4 इंटू V, और इधर हो जाएगा I2 इक्वल टू V/6। तो देखिए V सिर्फ एक ही वेरिएबल है, तो यहाँ से हम लोग का V का वैल्यू आ गया -4/7 वोल्ट। तो पहला आपका V का ही पूछा था भाई, तो V हम लोगों ने निकाल दिया है। अब हम लोग आगे आते हैं, हम लोग का भाई क्योंकि V का वैल्यू पता चल गया, तो भाई I1 की जगह हम लोग वैल्यू यहाँ पे V का वैल्यू डाल देते हैं। I1 इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई बताइए, V का वैल्यू डाल देते हैं -4/7 डिवाइडेड बाय 3, और इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है नहीं, -4/7 गुना 3 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा -4/21 एम्पियर। ठीक है, तो -4/21 एम्पियर हो जाएगा। उसी तरीके से I2 की जगह यहाँ पे V का वैल्यू पुट कर देते हैं, ये वाला आ जाएगा भाई हम लोग का I2 का भी वैल्यू। तो I2 का वैल्यू भाई यहाँ पे निकाल दिया गया है। I2 का वैल्यू आ गया आपका -2/21 एम्पियर। और क्योंकि भाई I1 I2 पता चल गया और V का वैल्यू पता चल गया, तो ये डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स का वैल्यू कितना होगा ये निकालना, यानी करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स कितना निकाल सकते हैं हम लोग, है ना। यहाँ पे V का वैल्यू पुट कर दिया, कितना हो जाएगा 4 गुना V का वैल्यू कितना था -4/7, कितना आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा -16/7। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ध्यान से समझिए, भाई अगर आप ध्यान से देखें I2 का वैल्यू क्या है, माइनस में आया है, नेगेटिव में आया है। I1 का भी जो वैल्यू है भाई ये -4/21 आया है, और ये जो V का वैल्यू है, ये V का वैल्यू भाई -4/7 आया है, सबका वैल्यू माइनस में आ रहा है। तो भाई इसका मतलब हुआ कि भाई ये जो मेरा एक्चुअल सर्किट दिया हुआ था, ये वाला एक्चुअल सर्किट, क्योंकि भाई I1 का वैल्यू अगर माइनस आ रहा है तो I1 ऊपर से नीचे नहीं जा रहा है, I1 नीचे से ऊपर जा रहा है। यहाँ पे भी I2 ऊपर से नीचे नहीं आ रहा है, I2 ऐसे जा रहा है, समझ में आया। और इसका वैल्यू भाई डिपेंडेंट सोर्स का वैल्यू कितना है, नेगेटिव में है ना, -16/7, तो इसका वैल्यू क्या है, ऊपर नहीं जा रहा है, ये नीचे की तरफ जा रहा है। क्लियर हुआ। तो इसीलिए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भाई एक नया सर्किट बना दिया गया है। इस सर्किट को हटा के यहाँ पे नया सर्किट बनाया है, जिसमें I1 का वैल्यू नीचे ना दिखा के ऊपर दिखाया गया है। देख रहे हैं, ऊपर दिखाया गया है। डिपेंडेंट सोर्स में भाई सिंबल ऊपर था एरो का, लेकिन इसमें नीचे दिखाया गया है। और I2 का वैल्यू इसमें नीचे था, तो इसमें आपका ऊपर की तरफ दिखाया गया है। ठीक है, तो ये चीज आपको दिमाग में रखना है, यही लिखा हुआ है। सिंस द वैल्यू ऑफ I1 I2 comes out to be negative, it means that the direction of flow of current are opposite to that assigned in the figure। ठीक है, इस तरीके से सोचना भाई। एक और क्वेश्चन करते हैं, भाई। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ I इन द सर्किट शोन इन द फिगर इफ R इक्वल टू 10 ओम। R का वैल्यू 10 ओम दिया हो भाई, तो यहाँ पे सर्किट बनाया गया है, R का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है 10 ओम, और यहाँ पे भाई I का वैल्यू पूछा है, किस I का, यहाँ पे I1 भी है ना, ओके, इस वाले I का वैल्यू पूछ रहा है आपसे, इस I का वैल्यू बताइए भाई, जहाँ पे इसका वैल्यू 10 ओम है। तो भाई देखिए, अब इसमें सबसे पहले देखिए भाई, ये भी वोल्टेज सोर्स है, ये भी वोल्टेज सोर्स है, ये भी वोल्टेज सोर्स है। कहीं पे वोल्टेज सोर्स दे दिया जाए तो वहाँ पे भाई हम लोग KVL लगाएंगे सीधे, ठीक ना। KVL लगाना आसान होता है, ठीक है। अगर करंट सोर्स होता दिया हो तो भाई करंट सोर्स में कभी भी KVL नहीं लगाते हम लोग, ठीक ना, क्योंकि भाई उस करंट सोर्स को आप वोल्टेज में कैसे लिखिएगा, पॉसिबल ही नहीं है। ओके, तो अगर हम लोग इस लूप में चले तो भाई अब मेष लगाना आना चाहिए भाई। इसमें कितने मेष है, एक मेष और ये आपका दूसरा मेष। तो भाई इसमें मान लेते करंट मेरा I1 फ्लो हो रहा है, ऐसे तो I1 ऐसा नाम भी दिया हुआ है, इसमें मान लेते I2 फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। एक ही डायरेक्शन में लेना होता है, क्लॉकवाइज लिया तो क्लॉकवाइज लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज लिया तो इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज लेंगे भाई, ठीक है। तो अभी इसमें चलते हैं हम लोग का, ये मेन सोर्स है 4 वोल्ट, ये 5 वोल्ट, ये रेजिस्टेंस है, तो भाई वोल्टेज खाएगा, यानी इसमें से घटा देते हैं, कितना हो जाएगा, I1 करंट फ्लो हो रहा है, जो करंट हम लोग ये लिया वही लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो I1 इंटू R, R की जगह 10 ओम है ना।
अब इसको देखिए, ये प्लस था और ये माइनस है भाई, इसका मतलब क्या, प्लस माइनस मतलब क्या, टॉर्च वाला एग्जांपल समझिए, ये दोनों वोल्टेज ऐड होगा, समझे, यानी जिस सिंबल का ये इसके आगे प्लस छुपा है तो इसको भी प्लस लिखना पड़ेगा, तो दोनों ऐड होगा, 5 × I1 मस्ट बी इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ से भाई क्या आ जाएगा, I1 का वैल्यू आ जाएगा, क्या होगा, 5 माइनस ये 10I1 प्लस 5I1 मस्ट बी इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करते हैं भाई, कितना बचेगा, 5 माइनस 5I1 ही बचेगा, माइनस करने पे मस्ट बी इक्वल टू 0, और यहाँ पे I1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, -5 बटा -5, यानी कितना आ जाएगा, 1 एम्प आएगा भाई, I1 का वैल्यू आ गया 1 एम्प। ओके, इस सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो रहा है 1 एम्पियर फ्लो रहा है, हम लोग निकाल दिया। अब इस वाले में आते हैं भाई, इसमें अगर आप KVL लगाते हैं तो भाई हम लोग चलते हैं यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे देख लीजिए ना, ये दोनों वोल्टेज देखिए भाई, इसका ये माइनस है और इसका प्लस है, समझ रहे बात को, या फिर ऊपर से देखिए इसका माइनस है इसका प्लस है, यानी अल्टरनेट जब जुड़ा रहता है दोनों वोल्टेज जुड़ जाते हैं, ऐड हो जाते हैं भाई, ठीक है, समझ में आया। तो भाई दोनों वोल्टेज और आप देखेंगे तो 5I1 प्लस 25 वोल्ट और ये माइनस हो जाएगा, माइनस I2 माना था हम लोगों ने, 10 × I2 मस्ट बी इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से देखिए I1 का तो वैल्यू मैंने अभी जस्ट निकाल लिया भाई, I1 का वैल्यू कितना है, 1 एम्पियर, तो भाई इसका वैल्यू यहीं पे डाल देते हैं सीधे सीधे, 5 × I1 का 1 यानी 5 वोल्ट, यानी ये सीधे 5 वोल्ट बनेगा, प्लस 25 यानी 5 + 25 कितना हो जाएगा, 30 वोल्ट हो जाएगा, है ना, और ये माइनस 10 × I2 मस्ट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से I2 का वैल्यू क्या आ जाएगा भाई, ये आ जाएगा -30 बटा -10, माइनस माइनस खत्म, यानी 3 एम्पियर आएगा। ओके, और क्योंकि भाई इस सर्किट के अंदर जो है 3 एम्पियर फ्लो हो रहा है, तो 3 एम्पियर ही भाई क्या हो जाएगा, I का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सोचना है भाई, ओके ना। तो ये आ गया भाई I का वैल्यू 3 एम्प। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पे इसका सर्किट दिया हो भाई, ओके, बोलता है फाइंड द वैल्यू ऑफ V, यानी यहाँ पे जो वैल्यू V आएगा इसका वैल्यू बताना है इन द ब्रांच शोन इन द फिगर। जहाँ पे केसेस लिया गया है, क्या है, पहला केस है भाई कि अगर I2 का वैल्यू मेरा 1 एम्पियर होता है तब क्या वैल्यू आएगा। सेकंड केस में I2 का वैल्यू अगर -2 एम्पियर होता तब क्या वैल्यू आएगा, I2 इक्वल टू 0 एम्पियर होगा तब क्या आएगा। ओके, तो अब ध्यान समझिए भाई, ये मेरा मेन है, ठीक है ना, तो भाई ये तो अपने आप में 0 पोटेंशियल पे है, कोई दिक्कत नहीं, ओके ना, क्योंकि प्लस माइनस है ना। सबसे पहले देखिए दोनों सिंबल, ये इंडिपेंडेंट सोर्स है और डिपेंडेंट सोर्स, तो सबसे पहले इनका पोलैरिटी देखिए भाई, ये प्लस है माइनस है, ये प्लस माइनस, इसका मतलब दोनों वोल्टेज जुड़ेंगे हमेशा, ठीक है, एडिटिव नेचर में जुड़ा हुआ है एक तरीके से। ओके, जैसे मैंने आपको बताया ना, टॉर्च में भाई नहीं पता है जो भी न्यू स्टूडेंट है, तो भाई ये सिंपल सा एग्जांपल समझिए, वोल्टेज कैसे ऐड होता है। टॉर्च में जब हम लोग सेल डालते हैं भाई, ये प्लस है तो इसका आगे माइनस है, फिर ये दूसरे वाले सेल का क्या है, माइनस है, यहाँ पे सॉरी इसको हम लोग प्लस बोलते हैं ना, ये प्लस है मेरा, फिर आगे वाले सेल का माइनस है, फिर आगे वाले का प्लस है, फिर आगे वाला माइनस है, ठीक है। तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस इस तरह चलता है, तो वोल्टेज ऐड होता है भाई। अगर ये 2 वोल्ट है, ये भी 2 वोल्ट है, ये भी 2 वोल्ट है, तो भाई ओवरऑल इनके बीच में जो पोटेंशियल मिलेगा कितना मिलेगा, 6 वोल्ट मिलेगा, समझे। इसीलिए हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, माइनस है प्लस है, फिर माइनस आना चाहिए, फिर प्लस आना चाहिए, ठीक है ना, अल्टरनेट माइनस प्लस, फिर आपका प्लस है तो आगे फिर माइनस दिखाना पड़ेगा, तो ये एडिटिव नेचर का होता है, ओके ना। इसलिए हम लोग जब भी बैटरी दिखाते हैं भाई, तो बैटरी का सिंबल ऐसे ही होता है, ठीक है, ये प्लस है तो माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, इस तरीके का। ये क्या है, अपने आप में बैटरी, यानी इसके अंदर बहुत सारे सेल्स लगे हो भाई, और सबको सेल को सारे सेल का बैटरी मतलब वोल्टेज जुड़ जुड़ के एक बड़ा सा बैटरी बना रखा है। तो देखिए यही चीज बता रहा था कि यहाँ पे प्लस है तो माइनस होता है, दोनों वोल्टेज वो ऐड होंगे भाई, दोनों का वैल्यू जो है ऐड होगा हमेशा। वही अगर आपका यहाँ पे जैसे मान लेते प्लस है माइनस है और इसका जस्ट उल्टा होता, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे प्लस होता, तो ये प्लस प्लस एक साथ जुड़ गया, इसका मतलब क्या हुआ, आपने बैटरी को ऐसे जोड़ रखा है, ठीक है, इस तरीके का। तो भाई ये क्या होता है, यहाँ पे कभी भी वोल्टेज ऐड नहीं होते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्ट होता है हमेशा। तो भाई ओवरऑल देखिए यहाँ पे तो आपको हमेशा 10 वोल्ट मिलेगा, और ये जो वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स है, ठीक है, यानी इसको करंट डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स बोलेंगे, ठीक है, यानी वोल्टेज सोर्स का वैल्यू करंट पर डिपेंड कर रहा है। कौन सा करंट पर, I2 का, तो I2 का वैल्यू यहाँ पे बोल रहा है पहले में क्या है, 15 गुना I2 का वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 15 वोल्ट होगा, सही बात है। सेकंड केस में 15 गुना I2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, I2 का वैल्यू -2 एम्पियर दिया हुआ है,
-2 रखेंगे तो कितना -30 वोल्ट मिलेगा। ठीक है, -30 वोल्ट मतलब क्या, पोलरिटी चेंज हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है ना। और यहाँ पे जब I2 का वैल्यू 0 रखेंगे तो I2 वैल्यू 0 रखेंगे भाई तो 15 गुना 0 यानी 0 ही मिलेगा, यानी Vx का वैल्यू क्या हो जाएगा 15 गुना 0 यानी 0 वोल्ट मिलेगा। तो भाई तीनों केस में देखिए बच्चा वाला क्वेश्चन है भाई। फर्स्ट केस में जब I2 का वैल्यू 15 था, सॉरी I2 का वैल्यू 1 था तो 15 गुना 1 यानी कितना हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू बताइए 10 है और ये बताया जस्ट वोल्ट है, दोनों ऐड होगा भाई। ओके, तो 10 प्लस 15 करें कितना 25 हो जाएगा। सेकंड केस में 10 प्लस 15 माइनस 2 यानी -20 हो जाएगा। ओके, माइनस में मतलब पोलरिटी यहाँ पे चेंज हो जाएगा भाई। और थर्ड केस में क्योंकि भाई ऊपर वाला वोल्टेज तो 0 होगा, सिर्फ उसमें यहाँ पे क्या मिलेगा 10 ही मिलेगा। ओके, तो इस तरीके सोचना है। बाकी का भाई आप खुद से ट्राई कीजिएगा। ओके ना, क्योंकि ये सब में जान है नहीं। कल हम लोग करेंगे कुछ स्टैंडर्ड न्यूमेरिकल्स जिसमें आपका, क्योंकि अभी जितने भी सर्किट दिए हो ना सब में एक ही सोर्स दिया है, तो यहाँ पे डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स दे दिया गया है, फिर डिपेंडेंट करंट सोर्स दे रखा है। ठीक है, या फिर कहिए आपका डिपेंडेंट अगेन करंट सोर्स ही दिया हुआ है। ठीक ना भाई, तो एक एक आपका बेसिक दिया हुआ है। कल जो है हम लोग भाई बात करेंगे अगर आपके पास एक से अधिक आपका डिपेंडेंट सोर्स दिया हो, जैसे इस वाले में दिया वोल्टेज, ये करंट डिपेंडेंट सोर्स भी है, वोल्टेज डिपेंडेंट सोर्स भी है, तो ऐसे क्वेश्चन में जो है ना, ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आपके बनेंगे स्टैंडर्ड क्वेश्चन में। ठीक है, अगर आप कोई स्टैंडर्ड एग्जाम में बैठते हैं तो क्लियर हुआ। जैसे ये वाला सर्किट है तो ये वाला सर्किट में देखिए दो डिपेंडेंट सोर्स लगे हुए हैं, तो इसको भी हम लोग कल कर लेते हैं। अभी फिलहाल आप भाई बता दीजिएगा अभी तक जितना भी बताया गया वो आपको समझ में आया नहीं आया। ओके ना। बाकी ऊपर में देखिए इसमें भी, इसको भी हम लोग देखेंगे भाई कल वाले सेशन में। इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चों को ये समझ में नहीं आता ये लाइन कैसे जुड़ा, इसका क्या मतलब होता है ना, ये सिंगल लाइन का क्या मतलब होता है, तो कल समझाऊंगा मैं आपको। इसमें भी देखिए आपका दो डिपेंडेंट सोर्स लगे हुए हैं, इसको भी करेंगे और 2 एक्स्ट्रा न्यूमेरिकल और करेंगे भाई। ओके ना, जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं।